अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीश और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नावल तो इश्क तो जुनून की नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर किया था और अब जब तुम मेरे निकाह में हो तो तुम्हारी खूबसूरती को हर अंदाज में देखना मेरा हक़ है और अपने आप को मेरे लिए सजा कर रखना तुम्हारा फ़र्ज़। अब मैं तुम्हें इस हालत में ना देखूं। मेरी बीवी हो तुम, सुहागन हो, कोई बेवा नहीं जो ये सफ़ेद लिबास पहन कर रखा है तुमने। आज के बाद मैं तुम्हें इस घटिया रंग में ना देखूं। जाओ चेंज करके आओ और फिर खाना खाने नीचे जाना है। वो बेड पर लेटते हुए बोला। ना जाने क्यों इसकी फरमाइश इसे अच्छी लगी थी। वो दुनिया के लिए नहीं अपने लिए इसे सजाना चाहता था। इसमें गलत क्या था? वो शौहर था, इसका हक बनता था। वो जैसे चाहे इसे सजा सकता था और वो इसके नाम से क्यों ना सजती। मैं तैयार होके आती हूँ। वो बेड से ड्रेस उठाती मुस्कुरा कर वॉशरूम में बंद हो गई। मुझे क्या ज़रूरत थी इसे कुछ भी कहने की? वो जो चाहे करे, मेरा क्या लेना देना है इससे। मैंने इसको कहा ही क्यों चेंज करने के लिए? वो जो भी पहने। वो आंखें बंद किए खुद को डपट रहा था। हाँ, इसकी ख्वाहिश थी कि वो इस सब चीज़ों को इस्तेमाल करे जो वो इसके लिए लाया है। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं था। वो बीवी थी इसकी, इसका हक बनता था। लेकिन इस तरह से वो अपनी नफ़रत का इजहार नहीं कर पाएगा। इसे अपनी मनचाहे रूप में देखकर वो कैसे अपने कदम रोक पाएगा? वो पहले भी कहती थी कि वो सिर्फ अपनी नफ़रत दिखाने की कोशिश कर रहा है, इससे नफ़रत नहीं करता। इस तरह से तो इसकी बात सच साबित हो जाएगी। लेकिन वो इसकी बीवी थी। वो कैसे अपनी बीवी को ऐसी हालत में देखता, जबकि वो इसे हर रूप में देखना अपना हक समझता था। वो चाहे दुल्हन बनकर मेरे सामने आए तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने सोचते हुए खुद से कहा था। इसके अंदर कहीं कोई चोर बोल रहा था कि इसे सिर्फ लिबास में देखकर इसका दिल फिर से बेईमान हो जाएगा। कल रात इसके करीब जाने की कोई नीयत नहीं थी, लेकिन वो इस पर अपनी नफ़रत जाहिर करना चाहता था। इसने कल रात इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया था, लेकिन फिर भी इसने अपने मुंह से उफ तक न निकाली थी। वो इसके हर जुल्म को, हर सितम को हंसकर बर्दाश्त कर गई थी। इसे खुद भी तकलीफ़ हुई थी इसके साथ ऐसा सलूक करके। वो खुद भी बेहद शर्मिंदा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका धोखा भी इसकी नज़र में था। वो कैसे भूल सकता था कि इस लड़की ने इसे धोखा दिया है, इसके जज्बात के साथ क्या किया है, इसके सच्चे जज्बात की तौहीन की है। इसने कुछ गलत नहीं किया, जैसे सलूक की वो मुस्तहिक थी इसने वैसा ही किया। वो मोहब्बत के लायक नहीं थी और वो इससे मोहब्बत नहीं करता था। वो खुद को इस बात का यकीन दिला चुका था। इसने आज सुबह अपने ऑफिस की एक एक चीज़ तहस नहस कर दी थी। वो नहीं कर पाया था। सारा दिन अपने ऑफिस में अकेले बैठा रहा। वो जो मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी। इसका किसी से बात करने का इरादा नहीं था। यहाँ तक कि दाऊद का फ़ोन आने पर भी इसने कह दिया कि वो फ़िलहाल मसरूफ़ है। बहुत सारे मुबारकबाद के कार्ड्स इसके ऑफिस में आए थे जिनको नज़रअंदाज कर गया। इसका सारा दिन बेचैनी में गुजरा था। वो कैसे इससे अपनी नफ़रत का इजहार करता, किस तरह से इस पर साबित करता कि वो इससे नफ़रत करता है, जबकि इसकी रात की दरिंदगी पर भी वो मुस्कुरा कर इससे कह गई थी कि वो अब भी इससे मोहब्बत करता है। सर ये दूरियां डोरियां मैं बांध नहीं पा रही, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसे ड्रेसिंग रूम से आवाज़ आई। वो जो अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था, इसकी आवाज़ पर एक नज़र रूम के तरफ देखने लगा। जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, इसने तल्ख लहजे में कहा। तो मैं चेंज कर लेती हूँ। इसका पिछला गला काफ़ी ज़्यादा खुला है, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब लगेगा। इसकी फिर से आवाज़ आने पर वो उठकर ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दिया था। दरवाज़ा खुलने पर परिया ने इसकी जानिब देखा। वो सही कह रही थी, इसका गला काफ़ी खुला था। मैं चेंज कर लेती हूँ। और नजरें झुकाए बोली दानिश इसके बिल्कुल करीब आया। सुर्ख और सफ़ेद बैक पर कंधे से थोड़ा सा नीचे एक बेहद खूबसूरत काला तिल था। इसकी नज़र जैसे इसी पर जम गई थी। इसका दिल बेतरतीब होने लगा। वो इस वक्त जितना इससे दूर रहना चाहता था, वो तिल इसे इतना ही अपनी तरफ खींच रहा था। एक हाथ बढ़ाकर इसने इसकी डोरियों के बजाय इसके तिल को छुआ था। इसका ठंडा हाथ परिया के कंधे से नीचे लगा तो वो सिसक उठी। सर, शोहर हूँ मैं तुम्हारा। लड़की, ये सर क्या होता है? आज के बाद तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करोगी, आई बात समझ में? अचानक इसकी डोरियों को खींचते हुए इसकी पीठ को अपने सीने से लगा चुका था।
वो इसकी कुर्बत में इतनी अचानक वो इसकी कुर्बत इतनी अचानक थी कि इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो जानती थी वो बहक रहा है, इसकी गर्म सांसों को वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो कल रात की तरह शायद अब इस पर जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कल रात इसकी दरिंदगी याद करते हुए इसकी आंखों में पानी भरने लगा। इसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर बर्दाश्त करते हुए इसने अपनी आंखें ज़ोर से मींच ली थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कब कैसे इसके इतने करीब आ चुका था। इसके होंठ बेबाकी से इसकी गर्दन और कंधों के बीच के फासले पर अपनी मोहर सब कर रहे थे। वो इतना बेलगाम हरगिज़ नहीं था। वो कैसे इसके इतने करीब आकर अपनी दीवानगी इस पर जाहिर कर सकता था, वो खुद भी नहीं जानता था। वो इससे इतना दूर होना चाहता था, लेकिन इसकी खुशबू, इसकी कुर्बत इसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। इसे अपने शोल्डर से कमीज़ नीचे को होती महसूस हुई तो इसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। वो झटके से इसे अपनी तरफ करता इसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। वो मदहोशी से इसके लबों को अपने लबों में कैद किए, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहा था। बेखुदी में वो इसके लबों को छोड़ता इसकी गर्दन पर जा अपने होंठों की मोहर लगाता इसे खुद में कैद करने लगा। प्रिया की सांसें तेज़ होने लगी थी। इसे लगा था कि अगर दामिश ने इसे ना छोड़ा तो वो मर जाएगी। अपनी शर्ट के बटन खुलता वो इसे अपने मज़ीद करीब कर चुका था। प्रिया को यकीन हो गया था कि अब मज़ीद फरार का कोई रास्ता नहीं बचा। जब अचानक इसका फ़ोन बजने लगा, प्रिया ने फ़ौरन अपनी आंखें खोलकर इसके फ़ोन को देखा, जिसे वो निकालते हुए अपने हाथ में रख चुका था। एक नज़र फ़ोन को देखते हुए इसने प्रिया का चेहरा देखा और फिर इसे पीछे से सीधा करते हुए बिना कुछ भी बोले इसकी डोरियां बंद करने लगा। डोरियां बंद करने के बावजूद भी इसकी कमर काफ़ी हद तक बाजिया हो रही थी, जहाँ पर इसके ठंडे हाथों का लम्स प्रिया को कांपने पर मजबूर कर रहा था। शाल ले लो, वैसे भी आज काफ़ी सर्दी है, चेंज मत करना क्योंकि मैं इसे खूबसूरत रूप में खोना चाहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूँ। वह खुदी के आलम में बोलता इससे नज़र चुराता अपना मोबाइल उठाकर ड्रेसिंग रूम से निकल गया। अपने तेज़ धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए प्रिया ने एक ठंडी सांस भरी थी और इसके जाने पर शुक्र की सांस लेती वो जल्दी से अपना दुपट्टा सेट करते हुए शॉल निकालने लगी। वो नीचे आई तो दामिश बाहर लॉन की तरफ फ़ोन कान से लगाए शायद किसी से बातें करने में मसरूफ़ था। खाना टेबल पर लग चुका था, जबकि वो सुर्ख रंग की खूबसूरत भारी फ्रॉक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आप कहीं जा रही हैं मैडम? मुलाजिम ने सवाल पूछा तो वो लम्हे भर के लिए शर्मिंदा हो गई। रात के 9:30 बजे के करीब वो इस तरह के लिबास में घर में घूमती, शायद इन्हें बेवकूफ़ ही लग रही होगी। नहीं, क्या मतलब है मैं कहीं जा रही हूँ या नहीं? इसे भी तुम्हें क्या मतलब है कि वो कहीं जा रही है या नहीं? पीछे से दामिश की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके अचानक हमले पर मुलाजिम ने इसकी तरफ देखा था। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही पूछा, गलती होगी। मुलाजिम को अपने सामने अपनी नौकरी जाती हुई नजर आई तो वो इसे नज़रअंदाज करता प्रिया का हाथ थामे इसे अपनी तरफ खींच चुका था। डार्लिंग, तुमने इन सब लोगों को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ा रखा? वो इससे सवाल करता कुर्सी खींच कर इसे बैठाने लगा। प्रिया जो अर्शद के सवाल पर शर्मिंदा हो गई थी, वही दामिश की बातों पर सर झुकाए बैठी रही। इसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दामिश ने खुद ही इसके लिए खाना निकाला। वो इतना ज़्यादा क्यों निकाल रहा था वो नहीं जानती थी। इसे बस इतना पता था कि अगर इसने खाना शुरू नहीं किया तो वो खिलाना भी शुरू कर देगा। काश वो इसके आने से पहले ही खाना खा लेती। मुलाजिम ने इसे 2-3 दफ़ा कहा था, लेकिन इसने हर बार यही कहा कि वो दामिश के आने के बाद खाना खाएगी, और अब वो पछता रही थी क्योंकि इस सामने बैठा ये शख्स किसी भी तरह का लिहाज नहीं कर रहा था। जिस तरह सुबह का नाश्ता इसने अपनी पसंद से करवाया था, इसी तरह रात का खाना भी इसी की पसंद का बना था, जो इसे पसंद हो या ना हो, लेकिन इसे खाना था और वो खा रही थी बिल्कुल खामोशी से। खाना खाने के बाद इसने मुलाजिम को 2 कॉफ़ी के कप बना कर बाहर लाने के लिए कहा और इसे भी इशारा किया वो बाहर लॉन की जानिब आ जाए। वो इसे लॉन में क्यों बुला रहा था वो नहीं जानती थी, मगर इसका ऑर्डर था, जाना तो था ही। इसने खामोशी से अपनी फ़्रॉक संभालते हुए उठकर बाहर का राह लिया। सर, ऊपर जाकर अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, वो इसके साथ चलती कहने लगी। वो खामोशी से अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज करता अपने ही ध्यान में लगा हुआ था जब इसकी आवाज़ सुनाई दी। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो शोहर नहीं बल्कि मालिक हो और इसके हर हुक्म को पूरा कर रही हो। नहीं, क्या मैंने तुम्हें अभी ठीक से देखा है? वो अपना मोबाइल को छोड़कर इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल करने लगा। प्रिया को इसका सवाल बहुत बेतुका लगा था, लेकिन इसने फ़ौरन नाम में सर हिलाया। तो फिर तुम्हें किस बात की जल्दी है, जबकि तुम्हारे शोहर ने ही तुम्हें नज़र बढ़कर नहीं देखा अब तक? किस चीज़ की जल्दी बचा रखी है तुमने, जबकि अभी तक तो मैंने तुम्हारा दीदार भी नहीं किया? वो इससे सवाल करते हुए बोला तो प्रिया ने नज़र झुका ली। वो इसकी बात का क्या जवाब देती? इसका खामोश रहना इससे अच्छा लगा था। वो नज़र झुका के ज़मीन को देखती, इसका यूँ
नज़रें झुकाना शर्माना इसके दिल की धड़कनों को बेताब कर रहा था, जबकि वो खामोशी से इसका चेहरा देखे जा रहा था। इसकी आंखें जैसे इसके पाकिज़ा चेहरे पर जम सी गई थी। वो नज़रें हटाना ही नहीं चाहता था। जब मुलाजिम कॉफ़ी के 2 कप लेकर इनकी जानिब आया, कप इसकी तरफ बढ़ाते हुए हुक्म देने लगा कि वो जानता था कि वो कॉफ़ी नहीं पीती, लेकिन फिर भी इसने खामोशी से कप अपने हाथ में उठा लिया था, क्योंकि सुबह से सब कुछ खा भी रही थी और पी भी रही थी, जो आज से पहले तो ना इसने कभी पसंद किया था और ना ही कभी देखा था। तो कहाँ थे हम? वो एक बार फिर से कदम बढ़ाने आगे की तरफ बढ़ाते हुए पूछने लगा। दादी का बाग बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर तरह के फूल पत्ते यहाँ पर मौजूद थे। दादी को बागबानी का कितना शौक़ था, ये अंदाज़ा तो इसने यहाँ इनसे पहली मुलाकात में ही लगा लिया था। बीमारी में भी उन्होंने पहले अपने बाग संभालने की इजाज़त दी थी। इसने बहुत अच्छे तरीके से इनके पौधों का ख्याल रखा था, लेकिन अब जब दादी खुद बेहतर महसूस करने लगी थी तो उन्होंने खुद ही अपने बाग की जिम्मेदारी वापस ले ली थी। ये इनका शौक़ था, वही इसके बारे में बेहतर जानती थी। इस बाग की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि परिया ने खुद ही एक दिन दादी से यहाँ कुर्सियाँ लगाने की फरमाइश कर दी और दोनों अक्सर शाम में यहाँ बैठकर चाय पिया करती थी। और आज इनके पोते के साथ इसी बाग में टहल रही थी। शायद इसको ये एहसास अच्छा लग रहा था। हम यहीं पर हैं बाग में, इसने ना समझने वाले अंदाज में कहा तो दानिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं जगह के नहीं मौजू की बात कर रहा हूँ। वो बिना गुस्सा हुए इससे कहने लगा। मौजू? हम किसी मौजू पर बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ चाय काफ़ी पीते हुए टहल रहे थे सर। इसने इसका ध्यान कप की तरफ दिलाया। जो वो बात कर रहा था वो इसे मज़ीद तोल नहीं देना चाहती थी। थोड़ी देर पहले मैं तुमको समझाया था कि तुम अब मुझे सर नहीं कहोगी, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। वो इसे घूरते हुए सख्ती से बोला। सॉरी, मैं ध्यान रखूँगी। इसने माज़रत की तो वो एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। वो इसे समझती थी, जानती थी, इसकी पसंद नापसंद से वाकिफ़ थी। वो हर चीज़ वो चाहता था, यही चीज़ वो चाहता था, लेकिन फिर भी इसने दिया तो इसे धोखा ही था। शायद वो इससे नहीं जानती थी, ना ही समझती थी। ये सब कुछ इसने सिर्फ महरिश के कहने पर किया था, वरना इसे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। इस खेल को ठीक से सर अंजाम देने के लिए इसने महरिश की हर बात पर लब्बे कहा था। वो सिर्फ इसे झुकाना चाहती थी, इसे हारते हुए देखना चाहती थी। वो झुका भी, हारा भी, लेकिन महरिश के सामने नहीं। ये चीज़ महरिश की हार बनकर इसी के सामने आ गई थी। महरिश की सोच दिमाग में आते ही इसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। ज़रा बहन साहिबा को फ़ोन तो करूँ, पता चले कि अब इनके दिमाग में आगे क्या चल रहा है। वैसे तुम्हारा भी तो दिल कर रहा होगा ना बात करने का। वो फ़ोन मिलाते हुए इससे कहने लगा। तो बढ़िया आगे से कुछ भी नहीं बोल पाई चाहे इसे अपनी सच्चाई का कितना भी यकीन क्यों ना दिलाए, लेकिन महरिश का साया इसकी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं था। वो खामोशी से बेड पर लेटी हुई थी जब इसका फ़ोन बजा। दानिश का फ़ोन आते देखकर वो हैरान हुई थी, लेकिन कहीं वो ये ना समझ ले कि वो इससे हार कर डर गई, इसलिए इसने इसका फ़ोन उठाना बेहतर समझा। कैसे हो प्यारे भाई, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? आखिर तुमने इसे हासिल कर लिया, लेकिन क्या फ़ायदा? इसने दिया तो तुम्हें धोखा ही है ना, बेशक मेरे कहने पर ही, लेकिन धोखा तो धोखा होता है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, अब तुम इसके सामने हाथ जोड़कर इसे अपने प्यार की भीख मांग रहे होगे, लेकिन भीख मांगने से अगर मोहब्बत मिलती तो आपकी मोहब्बत नाकाम ना होती। मुबारक हो शादी की इसे हासिल कर लिया। दुआ करती हूँ जिसे तुमने हासिल किया वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। वैसे मुझे भी तुम फिर भी तुम पर तरस नहीं आता। वो अपने लहजे में गुरूर समोए हुए बोली थी। इसकी दूसरी तरफ दानिश का कहका बुलंद हुआ। मेरी प्यारी बहन, मुझे अफसोस है तुम्हारी हार का। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। बस दिल को अच्छी लगी थी तो सोचा ज़िंदगी में शामिल कर लूँ, और जो चीज़ दानिश को पसंद होती है इसे हासिल कर ही लेता है। जिस तरह से तुम्हारी दोस्त को मैंने हासिल कर लिया, मुझे तुम पर तरस आता है। इतनी बड़ी प्लानिंग की, इतना बड़ा गेम खेला, लेकिन फिर भी हार तुम्हारा नसीब बन गई। होता है जब औकात से बढ़कर पंगे लिए जाएं तो ऐसा ही होता है। मैंने सुना है कि कल रात किसी क्लब में नशे की हालत में पड़ी थी तुम। इतना बुरा लग गया मेरा जीतना। समझ सकता हूँ तुम्हारी कंडीशन को, लेकिन क्या करूँ मैं, मेरी जीतने की आदत है और किसी की साजिशों के तहत मैं हार नहीं सकता। मैं दुआ करूँगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें आने वाली कोई और साजिश कामयाब हो जाए, लेकिन तुम्हें हारने की आदत डालनी चाहिए, मगर तुम उठ कर नए सिरे से शुरू कर देती हो। नाजायज़ ही हो, पर हो तो मेरे बाप की औलाद ही ना। चलो, तुम्हारी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही है, बाद में फ़ोन करूँगा। वो क्या है ना, मैं इसके साथ खूबसूरत लम्हात इंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारे ज़िक्र से काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। वो फ़ोन बंद करते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। न जाने क्यों महरिश को जलाकर इससे बहुत खुशी मिल रही थी, जबकि दूसरी तरफ से इसके अंदाज पर महर को आग ही तो लग गई थी। वो हार गई थी एक बार फिर से, हमेशा की तरह। वो एक बार फिर से इसने इसके मुँह पर नाजायज़ होने का ताना मार दिया था। वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, अपने लिए अपने आप को जायज़ साबित नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तो सच्चाई इससे भी
सच्चाई से वो खुद भी अनजान नहीं थी। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। ये कहने से बहुत खुशी मिल रही थी आपको अपनी बहन को इस तरह से नाजायज़ कहकर। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। ये कहने से बहुत खुशी मिल रही थी आपको अपनी बहन को नाजायज़ कहकर। आपको इन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। इन्हें दुख होता होगा इस बात का। जो भी है वो आपकी बहन है, सगी ना सही सौतेली ही सही, लेकिन बहन बहन होती है। और भाइयों की बात का बहनों को बहुत दुख होता है। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन हमेशा से ख्वाहिश रही कि काश मेरा कोई भाई होता, तो यकीनन मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ना पेश आती जो मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। भाई बहनों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इसका सहारा बने, लेकिन बार बार इस बात का एहसास दिलाएं कि वो ऐसी नहीं है जैसा कि वो खुद को सोचती है। इसे तकलीफ़ मत पहुंचाएं। वो इसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। कुछ दिन पहले की बात थी जब जहांगीर साहब दादी से मिलने आए और इनके घरेलू मसाइल में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन दादी को उदास देखकर वो इनसे ये पूछने लगी कि आखिर वो अपने बाप को नाम से क्यों बुलाता है। तब दादी ने इसे पूरी बात बताई थी और साथ में ये भी बताया था कि महर जहांगीर की जायज़ नहीं बल्कि नाजायज़ औलाद है। इसे ये जानकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि नाजायज़ होना बहुत तकलीफदा होता है और इस दौर से तो नहीं गुजरी थी, लेकिन इसे बुरा लगा था। तुम्हें बीवी बनाया है, बीवी बनकर रहो। अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इनमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इस लड़की से तुम्हारा जितना भी मतलब था वो सारा निकल चुका है। अब ना तो तुम्हें इसके बारे में बात करते हुए देखूं और ना ही इसकी तकलीफ़ पर आंसू बहाते हुए। वो तुम्हारी बॉस अब नहीं है। तुम मेरी हो, बस मैं जैसे चाहे तुम्हारे साथ सलूक कर सकता हूँ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तुमसे प्यार करूँ, नफ़रत करूँ, जान से मार डालूँ, तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे लबों पर किसी और का नाम ना देखूँ, बेशक वो नाम महरिज का ही क्यों ना हो। वो इसे देखते हुए सख्त लहजे में गोया हुआ। इसकी बात इसके पल्ले नहीं पड़ी थी। क्या मतलब था इसका? क्या किसी से बात ना करना, किसी की तरफ ना देखे? क्या वो चाहता था कि वो सिर्फ इस तक महदूद हो जाए? पर यह ऐसा करने को तैयार थी, लेकिन शर्त ये थी कि वो इससे प्यार करे, नफ़रत नहीं। मैं आपके होने के लिए तैयार हूँ, आप भी मेरे हो जाएं। हम दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे को कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। अब मुझे मौका दे आपसे मोहब्बत करने का। वो इसे देखते हुए आज अपने दिल की बात कह गई थी, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसकी बात पर वो कहका लगा उठा। तो तुम्हें मौका दे चुका हूँ। और यहाँ अपने दिल के मकाम पर उंगली रखते हुए बोला, यहाँ चोट खाई है, अब तुम्हें मौका नहीं, सज़ा मिलेगी और हर पल मिलेगी। वो इसका नाजुक सा चेहरा अपनी हथेली में कैद करते हुए इसके चेहरे पर घुराया था। इसे अचानक ही गुस्सा आने लगा था। मोहब्बत के नाम पर चिढ़ जाता था वो, और प्रिया के सामने मोहब्बत का नाम लेकर इसे और चढ़ाती थी। जानती नहीं थी कि वो इस मोहब्बत में कुछ चोट खाए हुए लोग इतनी आसानी से वापस नहीं आते। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो तो दोबारा मोहब्बत करने के लिए कह रही थी। चलो रूम में चलते हैं, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया यहाँ पर। वो कॉफ़ी का कप रखते हुए इसे ऊपर आने का इशारा करता हुआ वहाँ से जा चुका था, पर यह खामोशी से इसके पीछे जाते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। ज़िंदगी किस मोड़ की तरफ जा रही थी वो नहीं जानते थे। इसका एतबार जीतना आसान नहीं था, लेकिन वो क्या करती जो इसकी बातों से, इसके अंदाज से अब इसके निकाह में बंदे इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। इसने कमरे में कदम रखा तो वो बात ले रहा था। बाहर बैठ कर इसका इंतज़ार करने लगी। इस भारी भरकम लिबास में वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी, लेकिन अभी तक ने ये लिबास उतारने की इजाज़त नहीं दी थी, इसीलिए खामोशी से बैठी इसका इंतज़ार करती। वो टॉवल से अपने बाल सुखाता बाहर आया तो इसे यूं ही बेड पर बैठे देखकर मुस्कुराई। ये साइड दराज में तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसे निकालो, वो हुक्म देते हुए बोला। तो इसने फ़ौरन ही साइड अलमारी से एक सुर्ख रंग की डिब्बी निकाली, जिसे खोलने पर इसके अंदर दामिश के नाम का एक बेहद खूबसूरत नेकलेस मिला। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। प्रिया को इसने पहले भी गिफ्ट कर रखा था, जिसे अब तक इसने अपने गले से नहीं उतारा था, लेकिन ये दूसरा गिफ्ट पहले से कहीं ज़्यादा हसीन था, क्योंकि इसमें सिर्फ डी नहीं बल्कि इसका पूरा नाम था। मेरी शक्ल देखना बंद करो, इसे उतार कर अपने गले में पहनो। ये मेहर है मेरे नाम की तुम पर कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसका लहजा बेहद सफाक था। कोई मोहब्बत तलाश करने से भी इसके लहजे से नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रिया ने इसका तोहफ़ा मोहब्बत से कबूल किया था। और ये इसने अपने गले में डाला डी निकाल कर इसे दिखाते हुए कहा। ना जाने क्यों दामिश को सुकून मिला था। वो अब तक इसके गले में था। वो पहनने में कोई बुराई है, दो पहनने में कोई बुराई है क्या? वो इसे ये कहने वाला था कि वो उतार कर फेंक दे, लेकिन वो नहीं कह पाया, इसीलिए बोला। तो प्रिया ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। नहीं, बुराई तो नहीं है, इसके साथ ही ये भी पहन लूँगी। वो बेहद खुशी से बोली। जब वो इस पर कोई हक़ नहीं रखता तब इसने अपने हाथ से इसे पहनाया था, और आज जब वो तमाम तर जमाए हकूक़ अपने नाम करवा चुका था तो वो खुद कैसे पहनने देता। इसीलिए आगे बढ़ते हुए इसके हाथ से लेकर खुद ही इसके गले का दुपट्टा
और इस पर लपटी हुई शाल उतार कर बेड पर फेंकता इसे पहनाने लगा। वो खामोशी से इसके सामने खड़ी इसकी उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करते नेकलेस पहनने के बाद वो इसे इजाज़त नहीं दे रहा था। इसके हाथों का लम्स एक बार फिर से इसके तिल के चारों तरफ गर्दिश करने लगा। परिया का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा था। एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचते हुए वो बेड पर इसके गिराने वाले अंदाज में लेटाया था। अब इस गिफ्ट की कीमत भी अदा करो। वो मुस्कुराते हुए इसके लबों पर झुकता अपनी मोहर लगा चुका था, जबकि इसके सीने पे हाथ रखती वो बिना किसी मज़ाहमत के इसके होंठों का लम्स अपने लबों पर महसूस करती अपना आप इसके हवाले कर चुकी थी। इसके अंदाज में शिद्दत नहीं थी, वो बेहद मोहब्बत से इसे छू रहा था। रात वाला वो शख्स इंसान जो इसकी रूह तक घायल कर गया था, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। वो कभी इसके हाथों को चूमता तो कभी इसके माथे पर अपने लबों से मोहर लगाता, इसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारता। इसका अंदाज़ मोहब्बत में सिमटे हुए था, मोहब्बत समेटे हुए था। वो खुद भी इसके लम्स में खोती चली जा रही थी, लेकिन शायद इसे ये मंजूर ना था कि वो इसकी पनाहों में सुकून हासिल करे। कब इसका अंदाज शिद्दत इख्तियार कर गया इसे खुद भी पता ना चला। वो एक बार फिर से इसके हाथों पर अपने सख्त गिरफ्त करता, शायद फिर से बदला लेने पर उतर आया था। वो ज़ख्मी था, इसका दिल का खून हो चुका था। वो इतनी आसानी से इसे कैसे बख्श देता? वो तो इसे सज़ा देने रहा था और सज़ा मोहब्बत से नहीं दी जाती। अब तो इसे इस पर अपनी नफ़रत ज़ाहिर करने के इसे बताना था कि वो इसे मोहब्बत नहीं करता, इसे नफ़रत करता है। बेशुमार नफ़रत इसकी ज़िंदगी में से कोई मोहब्बत नहीं मिलने वाली। वो दामिश शाह जो इसके लिए पागल था, इसने खुद अपने हाथों से मार डाला था, तो अब वो कौन सी मोहब्बत तलाश कर रही थी? इसके हिस्से में सिर्फ नफ़रत थी, वो नफ़रत जो इसने खुद के दिल में पैदा की थी। वो इस लड़की को रियायत देने का कोई इरादा नहीं रखता था। चाहता था कि वो इसकी मोहब्बत को नहीं बल्कि इसकी नफ़रत को कबूल करे। इस बात पर यकीन करे कि वो इससे नफ़रत करता है, इस बात पर यकीन करे दिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसकी आंख खुली तो परिया इसके साथ नहीं थी। वो इसे तलाश करने बेड से उठने लगा जब अचानक नज़र ज़मीन की जानिब पड़ी जहाँ वो जहाँ नमाज़ बिछाए नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जिसमें दामद जिसे करार में बह रहा था। वो नमाज के बाद हाथ दुआ के लिए उठे मुसलसल रोई जा रही थी। इसका रोने से बेचैन कर रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो इससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो, जिसका इतराफ़ वो खुदा के सामने कर रही है। इसका दिल बुरी तरह से किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। थोड़ी देर के बाद वो नमाज से फ़ारिग होकर उठी। सबसे पहले इसकी नज़र इसी की तरफ उठी थी। आप क्या करेंगे? अभी तो बहुत वक्त है, आप सो जाएं। वो मुस्कुराते हुए बेहद मासूमियत से बोली थी। हाँ, आँख लग गई थी। है तुम क्यों इस वक्त नमाज़ पढ़ रही हो? ये कोई नमाज का वक्त तो नहीं है। वो इसके बात नज़रअंदाज करते हुए इसे जवाब देकर इसे फिर से सवाल करने लगा था। ये वाकई नमाज का वक्त नहीं था। रात के 3:30 बज रहे थे। अभी तो फजर में भी अच्छा खासा वक्त बाकी था। तहज्जुद पढ़ रही थी। कहते हैं कि तहज्जुद में मांगी दुआ कबूल हो जाती है, तो सोचा कि मैं भी कुछ मांग लूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ बेड पर आकर बैठी। ऐसा क्या मांगना है जो रात के इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी? मुझे बोलो, मैं तुम्हें क्या चाहिए मैं दे दूँगा तुम्हें। वो सही दिल का मुजाहिरा करते हुए बोला। वो इस ऊंची ज़ात से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी ज़ात इसके साथ जुड़ी थी, तो वो इसकी ज़रूरत क्यों ना पूरी करता। मैंने जो इससे मांगा है वो आप नहीं दे सकते। आपने देना होता तो कब के दे चुके होते। ये तो सिर्फ वही दे सकता है, इसीलिए आप सो रहे थे और सो जाएं आराम से। इसने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया। मेरे सामने फजूल मत बोला करो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। वो ज़िद पर उतराया। मुझे माफ़ी चाहिए, आपकी मोहब्बत क्या दे सकते हैं? वो इसे नज़रें मिला बिना हिचकिचाते हुए बोली। वो जो इसे देने का दावेदार था झाग की तरह बैठ गया। जिससे मांगा है वही देगा, अगर इसने देना हुआ। इसके जवाब पर परिया के लबों पर न जाने कैसे मुस्कुराहट आ गई। वो दोबारा से नज़रअंदाज करता बेड पर लेट गया था। इसीलिए इसी से मांगा है जिसने देना है। वो दिलों को मोम कर देता है। मोहब्बत जगाना इसके लिए मुश्किल नहीं। मैंने मांग लिया आपको अपने अल्लाह से, अब आपको मेरा होने से आप खुद भी नहीं रोक सकते। वो पूरे यकीन से मुस्कुराते हुए बोली। इसे सिर्फ एक नज़र इसके चेहरे को देखा और फिर सर झुकाकर आंखें बंद कर गया। इसकी यूं राय फरार पर वो खिलकर मुस्कुराई थी। वो बेड पर वापस आई तो इसे पता था कि वो जाग रहा है, लेकिन बिना कुछ बोले वो खामोशी से इसके साथ लेट गई। इसके लेटे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक दामिश ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने बेहद करीब किया। वो साथ ही इसके गर्दन में अपना मुँह छुपा लिया। वो बिना कुछ बोले इसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करती रही और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो गहरी नींद में उतर गया, थोड़ी देर के बाद आहिस्ता से इसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर पीछे करना चाहा। जब से इसकी गिरफ्त सख्त हुई, वो नींद से भरी आंखों से इसे घूरता इसे वॉर्न कर रहा था। इसकी हरकत करते हाथ अपने आप रुक गए। वो इसके सीने में मुंह छुपाती आंखें मूंद गई थी, जबकि इसके गिर्द इसकी गिरफ्त सख्त होती चली जा रही थी।
रोज़ की तरह वो दामिश के साथ जाने का इरादा रखती थी जब इसने इसे तैयार होने का हुक्म दिया। बिना कुछ भी बोले तैयार होने चली गई। दामिश का सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस इसने पहन रखा था जो नीले रंग का था, लेकिन कल के ड्रेस से ज़्यादा भारी था, लेकिन वो इतराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से ड्रेस को पहनने के बाद साथ नीचे आ गई। दादी बाहर बैठी हुई न जाने कैसे आज वो बाहर निकल आई थी, वरना कल का सारा दिन वो इंतज़ार करती रही कि इन दोनों को एक साथ नीचे आते देख। दादी के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला, जिसे सुनकर दामिश के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो मुस्कुराता हो इनके माथे को चूमता इनके करीब बैठने से पहले बरिया के लिए कुर्सी खींच चुका था। वो बिना कुछ भी बोले इन्हें सलाम करती खामोशी से बैठ गई थी। इसके सलाम का जवाब दादी ने गर्दन हिला कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो अब भी अपनी नाराज़गी बरकरार रखे हुए हैं। दामिश बहू को कह दो कि सिर्फ कपड़े पहनने से ये इस घर की बहू नहीं लगेगी, इसे कहो कि जेवरात भी पहने। आज कुछ औरतें आने वाली हैं, इसे देखने के लिए मैं नहीं चाहती कि किसी को बातें करने का मौका मिले, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस लड़की को ठीक से समझा दो कि हमारे घर के रवाज क्या है। वो बेहद नाराज़ लहजे में इससे कह रही थी। दामिश ने हाँ में सर हिलाते हुए एक नज़र इसे देखा, जिसे कह रही हूँ कि समझ गई हो या अभी मैं समझाऊँ। इसे कह दो कि नाश्ते के बाद मेरे कमरे में आए और हमारे ख़ानदानी ज़ेवरात मुझसे ले ले। दादी नाश्ते से हाथ खींचती अपनी कुर्सी पीछे की जानिब करती रिजवान के साथ अपने कमरे की जानिब चली गई थी। यकीनन दादी की बात समझ में आ गई होगी, मुझे समझाकर दोबारा अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, इसीलिए जो दादी ने कहा है वो करो, नाश्ता करो और दादी के कमरे में जाओ। वो इसे हुक्म देता अपना कोट उठाकर उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई थी। बैठकर आराम से नाश्ता करो, कल से कुछ नहीं खाया तुमने, मैं तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहता, अगर मर गई तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। वो बेहद कम आवाज़ में इसके कान के करीब झुकते हुए बोला। तो न जाने क्यों बरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसकी मुस्कुराहट नज़रअंदाज किए वो इसकी खुशबू में महकते वजूद को देखता, इसके गाल पर बेखुदी से अपने लब रखता अपने बेबाक हरकत से इसे हर तरफ देखने पर मजबूर कर गया। वो तो खुदा का शुक्र था कि कोई इस तरफ मुतवज्जो नहीं था, और फिर वो चला गया। सो गाइज़, ये थी आज की छोटी सी एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, इसीलिए लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो जितना मुझसे हो रही है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट कल देंगे। तब तक के लिए इजाज़त, और अपने राइटर को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।